प्रिय छात्रों, इस वीडियो में हम आपको मानव जनन के बारे में बताने जा रहे हैं। मानव जनन, ठीक। तो सबसे पहले मानव क्या है? तो मानव एक सजीव प्रजक जीव है। परीक्षा में कई बार पूछा गया है। मानव कैसा है? मानव एक सजीव प्रजक जीव है, ठीक है। इस बात को गांठ बांध लो और याद कर लो। मानव तो नर और मादा। तो नर से नर युग्मक बनते हैं, नर से नर युग्मक बनते हैं और मादा से मादा युग्मक बनते हैं। मादा से मादा युग्मक बनते हैं। जो आपके नर युग्मक हैं या मादा युग्मक हैं, ये आपके होते हैं अगुणित। कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि बताओ नर युग्मक या मादा युग्मक कैसे होते हैं? ये अगुणित होते हैं। अगुणित माने ये होते हैं हैप्लॉइड। कैसे होते हैं? हैप्लॉइड, अगुणित होते हैं। नर युग्मक कौन है आपका? मानव की बात कर रहे हैं तो स्पर्म है, शुक्राणु है। मादा युग्मक कौन है? आपका अंडाणु है। मादा युग्मक क्या है आपका? अंडाणु है। तो नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा वो अपन समझेंगे। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो युग्मनज बनता है। कैसे समझोगे? युग्म और युग्म दोनों मिल गए तो युग्मनज बना। जब आपको पता है कि जो नर युग्मक है और मादा युग्मक है ये अगुणित हैं, जब अगुणित अगुणित मिलेंगे तो द्विगुणित बन जाएंगे। तो जो आपका युग्मनज होता है मेरे बच्चों, ये आपका द्विगुणित होता है। यह भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि युग्मनज कैसा होता है? द्विगुणित होता है। द्विगुणित को अंग्रेजी में कहते हैं डिप्लॉयड। डिप्लॉयड कहते हैं अंग्रेजी में। ये आपका युग्मनज है। इसकी क्या कभी कभी सीधी इंग्लिश लिख देते हैं जाइगोट। क्या? जाइगोट। कभी कभी एक सीधा सीधा जाइगोट लिख देते हैं, जाइगोट लिख देते हैं। तो नर युग्मक और मादा युग्मक जो हैं 23 यहाँ से गुणसूत्र जाते हैं, माने 22 प्लस XY और 22 प्लस XX। तो परीक्षा में ऐसा भी प्रश्न बनता है कि जो नर युग्मक है शुक्राणु है, इसमें कितने ऑटोसोम होते हैं? ऑटोसोम माने एक जैसे, तो 22 ऑटोसोम होते हैं। 22 ऑटोसोम होते हैं। 22 ऑटोसोम होते हैं। 22 ऑटोसोम होते हैं, ये ध्यान रखो। एक भी बात हम ऐसी नहीं करेंगे आपसे कि जो परीक्षा में ना आई हो। अगर आपको बायोलॉजी में पूरे में से पूरे अंक प्राप्त करना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इनसे आपका एक भी प्रश्न जो है परीक्षा में आउट नहीं हो सकता है। आपको 70 में 70, 100 में से 100 अंक चाहिए तो आपको हमारे मात्र 12 वीडियो देखने हैं। तो मानव शुक्राणु में जो नर युग्मक है, जो शुक्राणु है माने स्पर्म है, इसमें कितने ऑटोसोम होते हैं? ये आपको दिख रहे हैं 22 ऑटोसोम होते हैं। ये आप यहां से देखते चलें। तब फिर आगे क्या होता जाएगा वो अपन देखते चलते हैं। जब ये युग्मनज बन गया, जब मेरे दोस्तों मेरे बच्चों ये युग्मनज बन गया, आपका युग्मनज बन गया माने जाइगोट बन गया। युग्मनज से कुछ समय बाद क्या है? भ्रूण बनेगा। क्या बनेगा? मां के गर्भाशय में जो है भ्रूण बनेगा। भ्रूण जो है, भ्रूण गर्भाशय में भ्रूणीय झिल्लियों के द्वारा ये बंद रहता है। ये 3 भ्रूणीय झिल्लियों के द्वारा बंद रहता है, एमनियोन, कोरियोन और एलेंटस। तो ये भ्रूणीय झिल्लियां होती हैं, या क्या करती हैं? ये भ्रूण को
ये क्या करती हैं, ये भ्रूण को रक्षा और पोषण प्रदान काम करती हैं। प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है जो भ्रूणीय झिल्लियां होती हैं, जो भ्रूणीय 3 झिल्लियां होती हैं, ये भ्रूण के लिए क्या काम करती हैं, तो ये भ्रूण को रक्षा और पोषण प्रदान करती हैं भ्रूणीय झिल्लियां। नाम कभी पूछा जा सकता है, एमनियन, कोरियन और एलेंटोस। अब जो आपका भ्रूण है, इससे जो आपका देखो जीव बन गया, क्या बन गया, आपका जीव बन गया। ठीक है, फिर वही लगातार प्रक्रिया आपकी चलती रहती है। अब हम आपको बताने वाले हैं एकदम और शुरुआत से, जिससे आपको ये बातें समझ में आ जाए। एक लड़का था, एक लड़की थी, दोनों जब वयस्क हो गए, माने उनके अंदर हार्मोनल परिवर्तन हो गए, तो शरीर में चेंजेस हो जाते हैं। तो फिर उनकी शादी हुई तो वो हमारी क्लिनिक पर आए। तो क्या होगा, वो हमारी क्लिनिक पर आए। वो आए 10 साल बाद। कितने? 10 साल बाद वो आए। उनने कहा कि सर हमारे आज तक बच्चा नहीं हुआ। 10 साल बाद वो आए। हमने कहा तो ठीक है, देखते हैं। तो जो लड़का था सबसे पहले, वैसे ये होता है कि आजकल महिलाओं को इसका दोषी मान लिया जाता है। महिलाओं को पहले चेक करते हैं कि क्या कमी है। अब पहले हम पुरुष को ही देखते हैं। इनको हमने चेक किया। कैसे चेक किया? हमने देखा कि जो पुरुष हैं, इनमें जो नर युग्मक बनेगा, माने जो शुक्राणु बनेगा। अब ये शुक्राणु जो है बनेगा तो कितनी संख्या में बनेंगे, या शुक्राणु नहीं बन रहा है, क्या कारण, इसको अपन चेक करेंगे। चेक करने पर ये पता चलता है कि इसके जो 2 वृषण हैं, इसके जो 2 वृषण होते हैं, सबको पता है पुरुषों में वृषण होते हैं। ये जो 2 वृषण हैं, ये मेरे दोस्तों, ये वृषण कोश में बंद रहते हैं। 2 वृषण जो हैं वृषण कोश में बंद रहते हैं। ये वृषण कोश में बंद रहते हैं और ये उदर गुहा से बाहर होते हैं, माने शरीर से ये आपके जो 2 वृषण हैं, जो आपके टेस्टिस हैं, इंग्लिश नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। जो आपके 2 टेस्टिस होते हैं वो शरीर से बाहर होते हैं। वो इसलिए बाहर होते हैं क्योंकि वृषण को शुक्राणु बनाने के लिए शरीर के ताप से कम तापक्रम की आवश्यकता होती है। इसलिए यह उदर गुहा के बाहर पाए जाते हैं। 2 नंबर में भी आता है। ऐसा आता है कि वृषण शरीर से बाहर क्यों होते हैं? तो वृषण को शुक्राणु निर्माण के लिए कम तापक्रम की आवश्यकता पाई जाती है, इसलिए यह उदर गुहा के बाहर होते हैं। तो जो वृषण होते हैं, वृषण कोश में बंद रहते हैं, 2 वृषण होते हैं। तो वृषण में होती हैं सेमनीफेरस नलिकाएं। क्या, कौन सी नलिकाएं? सेमनीफेरस नलिकाएं। वृषण में होती हैं सेमनीफेरस नलिकाएं। पूछा जाता है कि सेमनीफेरस नलिकाएं कहाँ होती हैं? तो सेमनीफेरस नलिकाएं होती हैं वृषण में। तो चेक करने पर पता चला कि इसके वृषण में जो है सेमनीफेरस नलिकाएं तो हैं, माने हमें कमी नहीं दिखी। अब क्या करें? सेमनीफेरस नलिकाएं जो हैं ये शुक्राणु भी बना रही हैं, ये भी पता चल गया। ये शुक्राणु का उत्पादन भी कर रही हैं, माने शुक्राणु भी बन रहा है। यहाँ पर भी कोई कमी नहीं दिखी। जब चेक करने पर पता चल रहा है शुक्राणु उत्पादन भी हो रहा है। शुक्राणु को अंग्रेजी में कहते हैं स्पर्म। क्या कहते हैं? स्पर्म कहते हैं मेरे दोस्तों। ये आपको याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि पूछा जाएगा कि शुक्राणु का निर्माण क्या कहलाता है? शुक्राणु जनन।
अब अंग्रेजी में लिख के आ जाए तो हो जाएगा स्पर्मेटोजेनेसिस। तो इससे बना स्पर्मेटोजेनेसिस। शुक्राणु का निर्माण कहलाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। तो शुक्राणु का निर्माण भी इसमें बेहतरीन तरीके से हो रहा है। क्या समस्या है? अब क्या है कि आपको पता है कि जब वयस्क किशोरावस्था आती है तो हार्मोनल परिवर्तन होते हैं, जिस तरीके से पौधों में होते हैं अपन में भी होते हैं। तो इनमें बच्चों एक हार्मोन का स्रावण होता है। इनमें एक हार्मोन का स्रावण होता है, यहां लिख देते हैं तो ये आपका काम चल जाएगा। तो जो वृषण को कहते हैं टेस्टिस, तो वृषण में होती हैं मेरे दोस्तों लीडिंग कोशिकाएं। कौन सी? लीडिंग सेल। लीडिंग सेल माने लीडिंग कोशिकाएं होती हैं, लीडिंग सेल होती हैं। इनसे मेरे दोस्तों लिंग हार्मोन का स्रावण होता है। लिंग हार्मोन का स्रावण होता है। पूछा जाएगा कि वृषण की लीडिंग कोशिकाओं से किसका स्रावण होता है? लिंग हार्मोन का। वो हार्मोन कौन सा है? वो है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, टेस्टोस्टेरोन। अब लड़के यही भूल जाते हैं, भूलना नहीं है। कैसे नहीं भूलना बच्चों? वृषण को जब अंग्रेजी में अपन क्या कहते हैं? टेस्टिस कहते हैं। वृषण को अंग्रेजी में टेस्टिस कहते हैं। टेस्टिस कहते हैं तो टेस्टिस से क्या निकलेगा? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलेगा। इसमें कौन सी हमने बड़ी बात आपको बता दी। जब आप नीट का एग्जाम देंगे तो इंग्लिश के टर्म जो हैं आपको आने चाहिए। पूछा जाएगा कि वृषण से कौन सा लिंग हार्मोन निकलता है? टेस्टोस्टेरोन। वृषण की लीडिंग कोशिकाओं से क्या निकलता है? लिंग हार्मोन। कौन सा है वो? आपका टेस्टोस्टेरोन है। तो जांच में पता चला कि इसके अंदर टेस्टोस्टेरोन बन रहा है। बड़ी समस्या है, बड़ी समस्या है। जब शुक्राणु को देखा, शुक्राणु को माइक्रोस्कोप से देखा, उसके स्पर्म को शुक्राणु को माइक्रोस्कोप से देखा, तो ऊपर का जो सिर का जो भाग होता है वो चम्मच जैसा भाग होता है। ऊपर का जो सिर भाग होता है शुक्राणु का वो चम्मच जैसा भाग दिखता है, चम्मच जैसा भाग देता है, दिखता है। तो इसमें देखो, जब देखने पर पता चला कि इसके अंदर एक्रोसोम भी है, इसके अंदर एक्रोसोम भी है। अब कहोगे सर एक्रोसोम क्या है? देखो, जब ये शुक्राणु जो है जब ये अंडाणु के पास जाएगा तो एक्रोसोम के द्वारा जो है एक द्रव निकलेगा, स्पर्म लाइसिन। स्पर्म लाइसिन क्या निकलेगा? स्पर्म लाइसिन निकलेगा। स्पर्म लाइसिन से क्या है, ये भित्ति जो है अंडाणु की गल जाती है और शुक्राणु यहाँ पहुँच जाता है और हो जाता है निषेचन। क्या हो जाता है? निषेचन। क्योंकि ये है अंडाणु। क्या है? अंडाणु। तो प्रश्न ये भी बन जाता है कि निषेचन क्या है? निषेचन क्या है? तो ये क्या है हम बता रहे हैं शुक्राणु के बारे में। तो शुक्राणु, नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु के संलयन को, के मिलने को, ये यहाँ गया, के मिलने को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। ये परीक्षा में कई बार पूछा गया है। निषेचन को अंग्रेजी में कहते हैं फर्टिलाइजेशन। तो ये देखा कि एक्रोसोम की भी इसके अंदर, शुक्राणु के अंदर अगर ये शुक्राणु बन रहे, अगर एक्रोसोम नहीं है तो स्पर्म लाइसिन नहीं बनेगा, तो ये अंडाणु का जो भेदन नहीं कर पाएगा तो निषेचन नहीं हो पाएगा। तो मैं देखा कि एक्रोसोम भी इसके अंदर है। अब जो एक्रोसोम है कौन बनाता है? एक्रोसोम कौन बनाता है? एक्रोसोम बनाता है गोल्जी का। पूछा जाएगा परीक्षा में कि एक्रोसोम का निर्माण कौन करता है? तो एक्रोसोम का निर्माण करता है गोल्जी का। तो गोल्जी का से बनता है एक्रोसोम। ध्यान रखें, पूछा जाएगा कि गोल्जी काय से क्या बनता है? गोल्जी काय से बनता है एक्रोसोम। गोल्जी काय से क्या बनता है मेरे बच्चों? एक्रोसोम बनता है। एक्रोसोम कहाँ होता है? जो शुक्राणु का शिरभाग होता है चम्मच जैसा, उसमें होता है एक्रोसोम। और जो शुक्राणु का मध्य भाग होता है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होती है जिससे ऊर्जा मिलती है, और पूंछ भाग होती है उससे वो गति करता है। तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, उसमें एक्रोसोम भी था
अच्छे तरीके से स्पर्मलाइसेशन भी बन रहा था और गोल्जी का भी जो जिस संख्या में होते हैं वो भी थे। बड़ी समस्या, माने यहाँ कोई समस्या ही नहीं दिख रही थी। जब उस लड़के का चेकअप हो रहा था तो ये सारी चीज़ें जो है उसके अंदर थी और प्रॉपर तरीके से जो है वर्क कर रही थी। तो माने ये निष्कर्ष निकाला गया कि उस लड़के में कोई कमी नहीं है, ठीक, कोई कमी नहीं है। तो अपन उस जो महिला है और महिला रोग विशेषज्ञ के पास उसको भेजा। तो महिला रोग विशेषज्ञ के पास उस महिला को भेजा तो देखते हैं क्या समस्या है। जहाँ बात पकड़ में आएगी तो उसका फिर आगे का उपचार होगा। तो उस लड़की को कहाँ भेजा? महिला रोग विशेषज्ञ माने गायनोकोलॉजिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, महिला रोग विशेषज्ञ को कहते हैं गायनोकोलॉजिस्ट। इसके पास उस पत्नी को भेजा जो हमारी क्लिनिक पे आई थी। तो सबसे पहले क्या देखा जाएगा? ये देखा जाएगा कि जो महिला का जो उदर गुहा क्षेत्र है, इसके नीचे उदर गुहा के नीचे 2 संख्या में मेरे बच्चों अंडाशय होते हैं। क्या होते हैं? 2 संख्या में अंडाशय होते हैं। अब क्या है जो अंडाशय होते हैं? अगर इससे अंडाणु बन जाए तो इससे नहीं बनेगा, अगर इससे अंडाणु बन जाए तो इससे नहीं बनेगा। ये क्लियर आपको पता होना चाहिए। तो जांच में पता चला कि अंडाशय से अंडाणु उत्पादन जो है प्रॉपर तरीके से हो रहा है। अंडाशय से अंडाणु बन रहा है, अंडाणु का निर्माण हो रहा है, अंडाणु बन रहा है, ठीक है। तो अब प्रश्न ये भी बन जाता है कि अंडाशय से अंडाणु उत्सर्जन को माने बाहर निकलने को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ओव्यूलेशन। अंडाशय से अंडाणु बनना क्या कहलाता है? एक कहलाता है आपका ओव्यूलेशन। क्या कहलाता है? ओव्यूलेशन। अंडाशय से अंडाणु निर्माण, अंडाशय से अंडाणु का बनना ओव्यूलेशन कहलाता है। अंडाशय से अंडाणु का उत्सर्जन ओव्यूलेशन कहलाता है। और मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए, एक अंडाणु बनता है, अगर एक अंडाणु बनता है तो उसके साथ एक अंडाणु बनने के साथ, यहाँ पर लिख देते हैं एक अंडाणु बनेगा आपका, इसके साथ आपके तीन ध्रुवीय काय भी बनते हैं। 3 ध्रुवीय काय माने इसको कहते हैं पोलर बॉडी। तो यहाँ पर ध्यान रखना, एक अंडाणु बनने के साथ इसमें 3 ध्रुवीय काय पोलर बॉडी बनते हैं। परीक्षा में प्रश्न आता है कि एक अंडाणु बनता है तो पोलर बॉडी कितनी बनेगी? तो पोलर बॉडी बनेगी 3 ध्रुवीय काय बनती हैं, ठीक है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो जब उस महिला की रिपोर्ट आई तो अंडाणु का उत्पादन जो है प्रॉपर तरीके से हो रहा था। अब अंडाणु का उत्पादन प्रॉपर तरीके से हो रहा था तो जो अंडाणु है गर्भाशय तक उसको पहुंचना है। अंडाणु जो है इसको कहां तक पहुंचना है मेरे बच्चों? इसको पहुंचना है गर्भाशय तक, गर्भाशय तक पहुंचना है। अब अंडाणु गर्भाशय तक पहुंचेगा तो अंडाणु का पहले निषेचन भी होना चाहिए। तो अंडाणु जो आएगा गर्भाशय तक तो कैसे आएगा? एक नली से आएगा, इसको कहते हैं अंडवाहिनी नलिका, ठीक। ये सोचा डॉक्टरों ने कि अंडाणु गर्भाशय तक नहीं पहुंच पा रहा है क्योंकि जो नली है हो सकता है वो कहीं ब्लॉक हो। तो जब देखा कि अंडवाहिनी नलिका है माने जो फैलोपियन ट्यूब है, जो फैलोपियन ट्यूब है, जब डॉक्टरों ने चेक किया इस महिला की जो फैलोपियन ट्यूब है ये प्रॉपर तरीके से जो है वर्क कर रही है, इसमें कोई समस्या नहीं है। अभी भी बात पकड़ में नहीं आई।
कि 10-12 साल हो गए उसको बच्चे पैदा किया नहीं होंगे। बात समझ में नहीं आ रही, क्या इसमें समस्या हो सकती है? तो जो अब शुक्राणु अंडाणु से मिलेगा तो हो जाएगा निषेचन। तो जब ये डॉक्टरों ने पता चलाया कि अंडवाहिनी नलिका में दिक्कत नहीं है और अंडाणु भी प्रॉपर तरीके से बन रहा है, तो यहाँ क्या समस्या है? बहुत समस्या हो सकती है कि निषेचन के बाद जो है अंडाणु, निषेचन के बाद अंडाणु गर्भाशय की भित्ति से नहीं जुड़ पा रहा है, तो पोषण नहीं मिलेगा तो वो बाहर निकल जाएगा, निषेचित अंडा बाहर निकल जाएगा। माने उसका इम्प्लांटेशन नहीं हो पा रहा है। जो निषेचित अंडा है उसका इम्प्लांटेशन नहीं हो पा रहा है गर्भाशय में, ये भी समस्या है। तो डॉक्टरों ने जब बहुत सारा इलाज किया, कई सारी खोजें हुई, तो डॉक्टर ने जब दवाइयाँ वगैरह दी कि क्या समस्या है, तो जब उसको दवाइयाँ दी तो अगली बार वो आए, दंपत्ति लोग आए, तो जो अंडाणु था और शुक्राणु था, ये दोनों मिल गए, वो निषेचित अंडा बन गया और वो गर्भाशय में पहुंच गया। जब वो गर्भाशय में पहुंच गया, निषेचित अंडा जो गर्भाशय में पहुंच गया, जब निषेचित हो गया, तो मेरे बच्चों उसको क्या बोलते हैं? युग्मनज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? युग्मनज बोलते हैं, माने जाइगोट बोलते हैं। उसने दवाई वगैरह खा ली तो वो निषेचित हो गया, इधर से शुक्राणु गया और ये अंडाणु दोनों मिल गया। ठीक है, तो युग्मनज माने वो जाइगोट बन गया, जाइगोट बन गया। जाइगोट से कुछ समय बाद वो भ्रूण बनेगा। क्या बनेगा? वो भ्रूण बनेगा, और भ्रूण से कुछ समय बाद मेरे बच्चों वो जीव बनेगा। अब यहाँ बहुत चीज़ें ऐसी होंगी कि जो भ्रूण है ये जो मेरे बच्चों ये माँ के गर्भाशय में है। अभी जो भ्रूण है आपका, ये कहाँ है? ये माँ के गर्भाशय में है। कहाँ पे है? माँ के गर्भाशय में है। ये माँ के गर्भाशय में है। तो भ्रूण को जो पोषण है, प्लस इसको ऑक्सीजन भी चाहिए। पोषण के लिए पोषण चाहिए, ग्लूकोज वगैरह चाहिए और ऑक्सीजन भी चाहिए। और जब ऑक्सीजन जाएगी भ्रूण के अंदर तो उसके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर निकलेगी। तो माने जो गर्भाशय, इसको मान के चलें तो भ्रूण से गर्भाशय तक क्या है बच्चों, एक इस प्रकार से एक नलिका होती है। ये जो नलिका है यही इसको पाल रही है। यही नलिका जो है इसको पाल रही है मेरे बच्चों, पाल रही है। यही नलिका इसको पाल रही है, भ्रूण को माँ के गर्भाशय से पोषण ला रही है नलिका, ये नलिका पाल रही है। तो इसका नाम इसीलिए रखा प्लासेंटा। प्लासेंटा माने माँ के गर्भाशय में भ्रूण को पोषण कौन प्रदान करती है? प्लासेंटा। माँ के गर्भाशय में स्थित भ्रूण को पोषण कैसे प्राप्त होता है? प्लासेंटा के द्वारा। प्लासेंटा के द्वारा। प्लासेंटा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अंग्रेजी में कहते हैं अपरा। प्लासेंटा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अपरा कहते हैं। तो ये परीक्षा में कई बार प्रश्न आता है कि बताइए प्लासेंटा का क्या काम है, अपरा का क्या काम है? तो गर्भाशय में स्थित भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाली रचना प्लासेंटा माने अपरा कहलाती है। तो ये जो भ्रूण था इसको पोषण मिला और ये जीव बन गया, जीव बन गया। अब समस्या ये जीव है, ये 8 महीने का हो जाएगा, 9 महीने का हो जाएगा, तो फिर माँ के गर्भाशय से बाहर भी ये निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा बाहर। तो फिर क्या होगा यहाँ पर समझो, ये जीव जो है बाहर निकलेगा तो इस समय कुछ हार्मोन का स्रावण होगा। इस समय कुछ हार्मोन का स्रावण होगा। वो हार्मोन का नाम है रिलैक्सिन हार्मोन। उस हार्मोन का नाम है
रिलैक्सेन हार्मोन। तो इसको यहाँ थोड़ा सा साफ कर देते हैं, इससे अपन को बेहतरीन तरीके से जो है बातें फिर समझ में आएंगी। अपन देखते चले आ रहे हैं कि चलो ये भ्रूण बन गया, ये आपका बन गया भ्रूण, भ्रूण से जीव बन गया। अब जीव बन गया, भ्रूण तो खत्म हो गया, ठीक है, भ्रूण जीव बन गया अपना, ये जीव बन गया आपका, ठीक है। और जीव को जो है पोषण भी अच्छा खासा मिल रहा था प्लासेंटा से अच्छा खासा मिल रहा था। तो जब ये जीव माँ के गर्भाशय से बाहर निकलेगा तो इसके साथ इसकी जो नाभि है उसमें एक रचना जो है इस तरीके से आपको मिलेगी, जिसको एक नई ब्लेड से काटा जाता है, ठीक, उसको नारा बोलते हैं अपनी गाँव की भाषा में। ये वास्तव में क्या है? प्लासेंटा है। ये क्या है? प्लासेंटा है, ठीक है। तो जो जीव है, जब इसका प्रसव होगा महिला का, तो इसमें कौन कौन से हार्मोन काम करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम आपको बताना चाहते हैं। तो नाम से स्पष्ट है, रिलैक्सेन। तो इस समय जब प्रसव के समय जो है कौन सा हार्मोन का स्रावण होगा? रिलैक्सेन हार्मोन का स्रावण होता है, रिलैक्सेन हार्मोन का स्रावण होता है, ठीक है। कब होता है? प्रसव के समय, प्रसव के समय रिलैक्सेन हार्मोन का स्रावण होता है, ठीक है। तो रिलैक्सेन हार्मोन का स्रावण किससे होता है? ये पूछते हैं। तो इसका आंसर जो आपका रहेगा मेरे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका रहेगा अंडाशय प्लस प्लासेंटा। प्लासेंटा देखो आपको दिख ही रहा है, आपको अंडाशय और ध्यान रखना है। अंडाशय और प्लासेंटा से निकलता है आपका रिलैक्सेन हार्मोन, और प्रसव हो जाएगा और बच्चा जो है जन्म ले लेगा। जब जन्म ले लेगा तो माँ का जो है दूध पिएगा, ठीक है। तो उस दूध का नाम क्या है? जो शुरू का दूध रहता है उस दूध का नाम है कोलेस्ट्रम। तो कई बार प्रचार आता है कि माँ को अपने बच्चे को अपना ही दूध पिलाना चाहिए, उसका नाम है कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम को अपन खीस भी कहते हैं, इसमें बहुत ताकत होती है, बच्चों को ही पिलाना चाहिए कोलेस्ट्रम खीस। तो डॉक्टर ने कहा, ये सारी चीज़ें बता दी कि ऐसे ऐसे बच्चे को आपको रखना है और अगले 7 दिन में जो है आप बच्चे को दिखाने लाइए, उसने कहा। अब वीडियो भी जो है अपना काफ़ी ये